तो क्लास में तो लिखवा नहीं पाया था, लेकिन यहाँ मैंने क्वेश्चन को सही टाइप से लिख दिया है। तो तुम वीडियो को पॉज़ करके ये क्वेश्चन को लिख देना, ठीक है? अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ बच्चों देखो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने पीछे वाले पेज पे लिख दी है। अभी मैं क्वेश्चन ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक, इसको देख लेना। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कोई प्रत्यावर्ती स्रोत है और उसका वोल्टेज 500 वोल्ट और इसकी आवृत्ति 50/पाई हर्ट्ज है। अब इसके साथ प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र तीनों लगा दिए हैं। ये जो प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध 80 ओम, ये जो इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस 0.4 हेनरी और जो संधारित्र है उसकी धारिता 100 माइक्रोफैराड है। देखो, सबसे पहले हमको देखना है कि इस परिपथ में बहने वाली धारा कितनी होगी वो पूछा है। ठीक है, तो समझ गए कि धारा पूछा है मतलब धारा का आरएमएस मान पूछा है। उसके बाद ये जो स्रोत है उसके वोल्टेज का पूरा फंक्शन भी दे रखा है, तो हमको देखना है धारा का फंक्शन क्या होगा। उसके बाद अगले पार्ट में पूछा है इस बार प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, और इनके अक्रॉस वोल्टेज पूछा है मतलब इनडायरेक्टली वोल्टेज का आरएमएस मान पूछा है। और फिर हमको पूछा है कि इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज का पूरा फंक्शन देखना है। फिर थर्ड पार्ट में पूछा है कि सर्किट द्वारा व्यय की गई औसत पावर कितनी होगी, पावर फैक्टर कितना होगा और वोल्टेज धारा कितनी होगी वो पूछा है। फिर चौथे पार्ट में हमको पूछा है कि अ, इस स्रोत की आवृत्ति चेंज कर रहे हैं, तो हमको पूछा है कि इसकी कोणीय आवृत्ति कितनी रखें ताकि प्रतिरोध के रूप में जो बल्ब है वो सबसे ज्यादा चमके, मतलब हमको अनुनादी कोणीय आवृत्ति पूछी है। फिर कोणीय आवृत्ति की बैंडविड्थ पूछी और क्वालिटी फैक्टर, मतलब कहने का मतलब है कि दुनिया भर की सारी चीजें पूछ ली हैं। इस चैप्टर में जितना जितना पढ़ा था सब किसी को पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। चलो अब हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमको दे रखा है कि कोई प्रत्यावर्ती स्रोत है, इसका वोल्टेज 500 वोल्ट दे रखा है। देखो, सबसे पहला कंफ्यूजन तो दिमाग में ये आता है कि जो सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये आता है कि जो प्रत्यावर्ती स्रोत है उसका तो वोल्टेज लगातार चेंज करेगा, है ना? इस प्रत्यावर्ती स्रोत का वोल्टेज तो लगातार चेंज करेगा, तो फिर ये 500 वोल्ट क्या दे रखा है? तो मैंने क्लास में तुमको क्लियरली बताया था, ये तो सही है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज, सॉरी, ये तो सही है कि प्रत्यावर्ती स्रोत है मतलब इसका वोल्टेज लगातार चेंज होगा, लेकिन इसका वोल्टेज केवल 500 वोल्ट दे रखा है, मतलब समझ जाना कि ये वोल्टेज का आरएमएस मान दे रखा है। तो ये लैंग्वेज ही समझनी है तुमको, तो ध्यान रखना कि प्रत्यावर्ती का वोल्टेज तो लगातार चेंज होता है, तो हमको केवल वोल्टेज 500 वोल्ट दे रखा है, मतलब समझ जाना कि वो वोल्टेज का आरएमएस मान है। ये तो समझ गए कि इसके वोल्टेज का आरएमएस मान 500 दे रखा है। उसके बाद इसकी आवृत्ति 50/पाई हर्ट्ज है। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दिया होता कि इस स्रोत की कोणीय आवृत्ति ओमेगा है या आवृत्ति एफ है, वो क्लियरली नहीं दिया होता है ना? तो ध्यान रखना कि ये स्रोत की कोणीय आवृत्ति एफ है या क्या बोल गया, सॉरी, फिर ध्यान रखना कि 50/पाई हर्ट्ज दे रखी है ना, तो स्रोत की कोणीय आवृत्ति ओमेगा है या हर्ट्ज वाली आवृत्ति एफ है, वो हमको क्लियरली नहीं दिया होता, तो ऐसे केस में यूनिट के आधार पर पहचानना। तो ध्यान रखना कि यूनिट अगर रेडियन पर सेकेंड दे रखी है तब तो समझ जाना कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा दे रखी है, और अगर यूनिट हर्ट्ज दे रखी है तो समझ जाना कि फिर ये आवृत्ति एफ दे रखी है। बस तुम आराम से बताओ कि इस बार इसकी यूनिट हर्ट्ज है। हर्ट्ज है मतलब समझ जाना कि स्रोत की कोणीय आवृत्ति नहीं है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी एफ दे रखी है। तो सबसे पहले इससे कोणीय आवृत्ति निकालते हैं। तो ये तुमने 11th में पढ़ा होगा कि अगर कभी भी आवृत्ति एफ हो तो कोणीय आवृत्ति कितनी होती है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो कितनी हो जाएगी, 2 पाई इंटू एफ 50/पाई। इसको सोल्व करोगे तो 100 रेडियन पर सेकेंड। ये तो इसकी आवृत्ति इतनी है लेकिन कोणीय आवृत्ति 2 पाई एफ होगी, तो 100 रेडियन पर सेकेंड ये आ गई। अब बस इसके साथ प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र लगा दिए हैं। तो सबसे पहले हमको पूछा है कि सर्किट में बहने वाली धारा कितनी होगी वो देखना है। ये तो मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि इस बार प्रत्यावर्ती धारा है, तो प्रत्यावर्ती धारा तो हर बार ऐसी चेंज होती है,
है ना, हमको पता है कि प्रत्यावर्ती धारा तो लगातार चेंज होती है, तो हमको अनपढ़ों के टाइप से केवल सर्किट में बहने वाली धारा पूछी है, मतलब समझ जाना कि इनडायरेक्टली धारा का आरएमएस मान पूछा है। कोई मूर्ख इतना क्लियर बताने के बाद भी बार-बार ये बोल रहा था कि क्या सर्किट में केवल आरएमएस धारा ही बहती है क्या? तो मूर्ख को मैंने क्लियरली बताया था, ठीक है ना? इस बार प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है इसलिए इसका मान और दिशा लगातार चेंज होगी। जैसे पहले धारा का मान 0, 1, 2, 3 फिर -3, +3, -3 ऐसे प्रत्यावर्ती धारा है इसलिए इसका मान और दिशा लगातार चेंज करती है। फिर प्रत्यावर्ती धारा है इसलिए इसका मान और दिशा लगातार चेंज करती है। लेकिन हमको मूर्खों टाइप से बस इतना ही पूछा है कि सर्किट में बहने वाली धारा कितनी होगी। ये कौन सी धारा है वो नहीं दे रखा, तो समझ जाना कि कौन सी धारा वो नहीं दे रखा, तो समझ जाना कि उनकी भावना आरएमएस धारा से है, ठीक ना? तो ये चीज मैंने पहले ही बता दी और यहाँ भी बताई थी, फिर भी मूर्ख कंफ्यूज हो रहा था, तो याद रखना कि प्रत्यावर्ती में अगर केवल सर्किट में बहने वाली धारा ही पूछी है, कौन सी धारा है वो नहीं पूछी है, तो समझ जाना कि धारा का बाय डिफॉल्ट मीनिंग आरएमएस धारा होता है। ये तो ध्यान रखना कि सर्किट में बहने वाली धारा ही पूछी है, केवल धारा ही पूछी है, तो उसका मतलब है कि आरएमएस धारा हमको निकालनी है, ठीक है ना? तो बस स्टार्ट करते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि प्रत्यावर्ती सर्किट हो तो हम घबराते नहीं, बस कभी भी प्रत्यावर्ती सर्किट को सॉल्व करना और बस एक ही तरीका कि रास्ते में जितने भी नमूने हैं सबके प्रभावी प्रतिरोध दिशा के साथ लिख देंगे। तो चलो सबसे पहले तुमको बोलने की जरूरत नहीं है कि धारा का वेक्टर डायग्राम तो क्षैतिज ही लेते हैं, हमने कसम खा रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए धारा का वेक्टर डायग्राम तो हमेशा क्षैतिज लेते हैं। और अब रास्ते में जो-जो नमूने हैं, सबके प्रभावी प्रतिरोध दिशा के साथ लिखेंगे। तो बताओ, एक तो बल्ब के रूप में प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध R जिसको क्षैतिज बनाते हैं और उसका मान कितना है 80 ओम। दूसरा इंडक्टर है, तो हमको पता है कि इंडक्टर का प्रभावी प्रतिघात L ओमेगा जिसको 90 डिग्री ऊपर की ओर बनाते हैं। मान रख देता हूँ, L तो 0.4 इंटू ओमेगा कितना है 100, तो ये कितना आ गया 40 ओम। और संधारित्र का प्रभावी प्रतिघात 1/c ओमेगा 90 डिग्री नीचे होता है, तो इसमें भी मान अलग से रख रहा हूँ। 1/c तो 100 सॉरी 1/c तो कितना 100 माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 10। क्या लिख रहा हूँ, सॉरी यार, इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस था, फिर लिख रहा हूँ कि संधारित्र का प्रभावी प्रतिघात 1/c ओमेगा नीचे की ओर, तो 1/c तो इसकी धारिता 100 माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6 इंटू ओमेगा या स्रोत की कोणीय आवृत्ति 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/10 टू द पावर माइनस 2 मतलब ये 100 ओम इतना आ गया। तो ये कैलकुलेशन तुम खुद कर सकते हो। बस हमने सबके प्रभावी प्रतिरोध दिशा के साथ बना दिया ना। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध 80, इंडक्टर का प्रतिघात L ओमेगा मतलब 40 ओम 90 डिग्री ऊपर और संधारित्र का प्रतिघात 1/c ओमेगा जिसका मान 100 ओम होगा, ये 90 डिग्री नीचे। बस अब हम सबका परिणामी निकालेंगे। जैसे न्यूटन्स लॉ में बलों का परिणामी निकालते थे वैसे इस बार इन सदिशों का परिणामी निकालेंगे। तो एक दिशा में तो 80 है, लेकिन y दिशा में दोनों है ना अपोजिट है से घट जाएंगे। और बताओ इस संधारित्र का प्रतिघात, ठीक है ना, संधारित्र का प्रतिघात ज्यादा है, इससे इन दोनों का परिणामी इस बार नीचे की ओर आएगा, है ना, साफ साफ दिख रहा है। इसका मान ज्यादा है इसलिए इन दोनों का परिणामी नीचे की ओर आएगा और कितना आएगा 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 मतलब 60 ओम इतना आ गया, है ना। बस अब परिणामी निकाल सकते हैं ना। ये बता x दिशा में तो कितना 80 और y दिशा में 60, तो इन दोनों का परिणामी बीच में होगा और जो परिणामी, है ना, बोल सकते हैं कि इन दोनों का परिणामी बीच में होगा और हम बोल सकते हैं कि पूरे रास्ते का परिणामी प्रतिरोध कितना होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे मतलब रूट 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 100 ओम। ये और ध्यान रखना कि रास्ते का जो नेट प्रतिरोध है उसको किताबी शब्दों में
प्रतिबाधा बोलते हैं। तो रास्ते का नेट प्रतिरोध या प्रतिबाधा कितनी आ गई? 100 ओम, इतनी हमारे पास आ गई। और चलो कोण भी निकाल सकते हो, बताओ। ये बताओ परिणामी का इसके साथ कोण फाई हो तो tan फाई इक्वल टू जिसके साथ कोण नहीं बन रहा है वो 60 अपन जिसके साथ कोण बन रहा है वो 80 मतलब 3/4 tan फाई इक्वल टू 3/4 तो फाई इक्वल टू 37 डिग्री। तो परिणामी कंप्लीट निकाल लिया है ना। ये परिणामी कंप्लीट निकाल लिया। तो बस अब हम धारा का आयाम निकाल सकते हैं ना। तो बस हमको अच्छे पता है, सॉरी, हमको धारा का आरएमएस मान निकालना है। ये तो हमको अच्छे पता है, ये मिटा देता हूँ। ये हमको अच्छे पता है कि धारा का आयाम कितना होता है, वोल्टेज का आयाम अपन रास्ते की कुल प्रतिबाधा। तो धारा और वोल्टेज के आयाम में रिलेशन ये है, तो समानुपाती रूप से आरएमएस में भी रिलेशन यही होगा। मतलब धारा का आरएमएस मान बराबर वोल्टेज का आरएमएस मान अपन रास्ते की प्रतिबाधा। ये तो हम बोल सकते हैं कि धारा का आयाम वोल्टेज का आयाम अपन प्रतिबाधा। तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि धारा का आरएमएस मान कितना होगा, वोल्टेज का आरएमएस मान अपन रास्ते की कुल प्रतिबाधा। तो बताओ, जो स्रोत है उसके वोल्टेज का आरएमएस मान तो कितना है, 500, अपन रास्ते का नेट प्रतिरोध है प्रतिबाधा 100, तो धारा का आरएमएस मान कितना आ गया, 5 एम्पियर। और बताओ, इस सर्किट में बहने वाली धारा का आरएमएस मान 5 एम्पियर है, तो मूर्खों की लैंग्वेज में बोलेंगे कि परिपथ में बहने वाली धारा भी 5 एम्पियर है, क्योंकि धारा का बाय डिफॉल्ट मीनिंग धारा का आरएमएस मान ही होता है। कई बार क्या होता है कि सर्किट में प्रत्यावर्ती एमीटर लगा देते हैं और प्रत्यावर्ती एमीटर की रीडिंग कितनी होगी ये पूछता है। तो ध्यान रखना कि प्रत्यावर्ती एमीटर क्या मापता है, धारा का आरएमएस मान। तो बहने वाली धारा का आरएमएस मान 5 एम्पियर है, तो प्रत्यावर्ती एमीटर की रीडिंग भी 5 एम्पियर हो। तो ये सब हमने कर लिया, ठीक है। एक और चीज, कई बार धारा का आयाम पूछता है। ये तो वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो डायरेक्ट कर सकता है कि धारा का आरएमएस मान 5 एम्पियर है, तो धारा का आयाम कितना होगा, 5√2। या चाहे तो लिख भी सकते हो, मैं लिख देता हूँ कि धारा का आरएमएस मान हमने 5 एम्पियर निकाल लिया। और बताओ, धारा के आरएमएस मान को हम क्या लिख सकते हैं, I0/√2। फिर बोल, बताओ, धारा का आरएमएस मान 5 एम्पियर है ना, धारा के आरएमएस मान को हम क्या लिख सकते हैं, धारा का आयाम बाय√2। तो √2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो धारा का आयाम 5√2। लेकिन आगे मैं मूर्खों टाइप से बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट ध्यान रखना कि धारा का आरएमएस मान 5 एम्पियर है तो उसका आयाम 5√2 हो जाएगा। तो ये तो हमने कर लिया, ये तो हमने धारा का आरएमएस मान निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अब हमको पूछा है कि इस बार बहने वाली धारा का पूरा एक्सप्रेशन या पूरा फंक्शन क्या होगा वो देखना है। तो मैंने बताया था कि कभी भी, है ना, मैंने बताया था कि प्रत्यावर्ती में कभी भी किसी का फंक्शन लिखना है तो शुरू में तो उसका आयाम आएगा। तो हमको डायरेक्ट पता है कि धारा का आरएमएस मान 5 एम्पियर है, तो धारा का आरएम सॉरी धारा का आरएमएस मान 5 एम्पियर है, तो धारा का आयाम 5√2 होगा। और आगे फंक्शन या फेज देखना है, तो हमको पता है कि फेज की सारी इंफॉर्मेशन इस फेजर डायग्राम में छुपी होती है, ठीक है। तो एक तो चीज हमको पता ही है कि धारा का वेक्टर डायग्राम तो हमेशा क्षैतिज लेते हैं। और दूसरी एक और चीज बताई थी कि नेट प्रतिरोध की जो दिशा है वो कोई फालतू चीज नहीं है। मैंने बताया था कि नेट प्रतिरोध की दिशा नेट वोल्टेज के फेज को बताती है, मतलब सोर्स के वोल्टेज के फेज को बताती है ना। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि धारा का वेक्टर डायग्राम क्षैतिज और नेट प्रतिरोध की जो दिशा है वो नेट वोल्टेज के फेज को बताती है, मतलब सोर्स के वोल्टेज के फेज को बताती है। बस दोनों का वेक्टर डायग्राम तुम्हारे सामने है, तो साफ साफ दिख रहा है कि धारा की तुलना में सोर्स के वोल्टेज का फेज 37 डिग्री पीछे है, तो सोर्स के वोल्टेज की तुलना में धारा का फेज 37 डिग्री आगे होगा। तो सोर्स के वोल्टेज का फंक्शन हमको साइन ओमेगा टी दे रखा है ना, ये जो 100 है इसको मैं ओमेगा ही बोल लेता हूँ। बताओ, सोर्स के वोल्टेज का फंक्शन साइन ओमेगा टी दे रखा है, तो धारा का फंक्शन क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री।
है ना? बोल सकते हैं इस सोर्स के वोल्टेज का फंक्शन sin ओमेगा टी है, तो धारा का फंक्शन क्या होगा? sin ओमेगा टी प्लस 37। तो आयाम तो 5√2 और आगे फंक्शन क्या होगा? sin ओमेगा टी प्लस 37। ओमेगा तो कितना है? 100 टी प्लस 37 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कोई परिपथ में बहने वाली धारा पूछे तो धारा का मतलब तो आरएमएस धारा होता है 5 एम्पियर, लेकिन धारा का फंक्शन पूछे तब भी हम निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो पेज भर गया है, तो अगले पेज पे जा। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने सॉरी, अभी हमने धारा का आरएमएस मान भी निकाल लिया। फिर हमको पता चल गया कि सर्किट में बहने वाली धारा या धारा का आरएमएस मान 5 एम्पियर होगा। आरएमएस मान 5 एम्पियर होगा तो ऑब्वियसली धारा का आयाम 5√2 और इसका पूरा फंक्शन भी लिख दिया। ठीक है, अब हमको अगला पार्ट करना है। देखो, अगले पार्ट में हमको पूछा है कि प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र इनके अक्रॉस वोल्टेज कितना कितना होगा वो देखना है। पेज भर गया है, इसलिए अगले पेज पे करूंगा। ठीक है ना? लेकिन सेकेंड पार्ट में पूछा है कि प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा वो देखना है। तो यहाँ भी वही चक्कर है कि प्रत्यावर्ती सर्किट है तो इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज भी लगातार चेंज होगा। तो समझ जाना कि प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, मतलब इनके वोल्टेज का आरएमएस मान पूछा है। या तो यहाँ भी वही, इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, मतलब वोल्टेज का आरएमएस मान पूछा है। ठीक है, तो मैं पेज चेंज कर लेता हूँ, इधर पे आता हूँ। ठीक है, वो पूरा वेक्टर डायग्राम मैंने फिर से बना दिया। ये प्रत्येक के प्रतिरोध का परिणामी प्रतिबाधा ये सब मैंने बना दिया। तो बस अब हमको पूछा है कि प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र के अक्रॉस वोल्टेज का आरएमएस मान कितना होगा, मतलब एक टाइप से वोल्टेज का आयाम ही पूछा है। ठीक है, तो घबराना मत, ध्यान रखना कि प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र के वोल्टेज का आयाम पूछा है तो समझ जाना कि उसके राज भी इस वेक्टर डायग्राम के अंदर छुपे होते हैं। ठीक, तुम खुद बताओ कि प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध R होता है, मतलब प्रतिरोध के वोल्टेज का आयाम I नॉट R होता है। वैसे इंडक्टर के का प्रभावी प्रतिघात L ओमेगा, मतलब इंडक्टर के वोल्टेज का आयाम I नॉट इंटू L ओमेगा। और संधारित्र का प्रतिघात 1/C ओमेगा, मतलब संधारित्र के वोल्टेज का आयाम I नॉट इंटू 1/C ओमेगा। वैसे ही किया था ना, तो बस हम कर सकते हैं। पहले प्रतिरोध की बात करते हैं, तो हम डायरेक्ट पता है कि प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध R है, मतलब प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज का आयाम I नॉट R होगा। आयाम में रिलेशन है तो आरएमएस में भी वही होगा, मतलब प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज का आयाम I नॉट R, तो प्रतिरोध के वोल्टेज का आरएमएस मान IRMS इंटू R। तो IRMS तो कितना निकाला था 5 इंटू R, इसका प्रतिरोध 80। बस हम बोल सकते हैं कि प्रतिरोध के वोल्टेज का आरएमएस मान 400 वोल्ट होगा। ये तो ध्यान रखना कि प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, मतलब वोल्टेज का आरएमएस मान पूछा है तो वो कितना लिखेंगे 400 वोल्ट, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, कई बार इसी को घुमा करके देता है। कई बार हमको पूछा होता है कि इस प्रतिरोध के अक्रॉस प्रत्यावर्ती वोल्ट मीटर लगा दिया है, उसकी रीडिंग क्या होगी। तो ध्यान रखना कि जैसे प्रत्यावर्ती एमीटर आरएमएस धारा को मापता है, वैसे प्रत्यावर्ती वोल्ट मीटर आरएमएस वोल्टेज को मापता है। तो बस प्रतिरोध के वोल्टेज का आरएमएस मान 400 वोल्ट है, तो प्रतिरोध के अक्रॉस कोई प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दो तो उसकी रीडिंग भी 400 वोल्ट होगी। ठीक है, अब इतना तुम सोच सकते हो कि प्रतिरोध के वोल्टेज का आरएमएस मान 400 है तो प्रतिरोध के वोल्टेज का आयाम कितना होगा 400√2। कोई मूर्ख इंसान पूछ रहा था कि आयाम क्यों निकाल रहे हैं, तो ध्यान रखना कि हमको तो प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज पूछा था, तो वोल्टेज का आरएमएस मान पूछा था, वो तो 400 वोल्ट आ गया, लेकिन आगे हमको इनके वोल्टेज का फंक्शन भी लिखना है और वोल्टेज के फंक्शन जो लिखते हैं उसमें शुरू में आयाम आता है, इसलिए आयाम निकाल रहे हैं। ठीक है ना? ऐसे इंडक्टर के वोल्टेज का आयाम तो हमको पता है कि इंडक्टर का प्रतिघात हम L ओमेगा बनाते हैं, मतलब इंडक्टर के वोल्टेज का आयाम I नॉट इंटू L ओमेगा होगा। तो इंडक्टर के वोल्टेज का आयाम I नॉट इंटू L ओमेगा होगा, तो आरएमएस में भी वही रिलेशन होगा ना, मतलब इंडक्टर के वोल्टेज का आरएमएस मान कितना होगा IRMS इंटू L ओमेगा। तो IRMS तो कितना था 5
इंटू एल ओमेगा कितना है 40, तो ये 200 वोल्ट। बस इंडक्टर के वोल्टेज का आरएमएस मान 200 वोल्ट है। मतलब अनपढ़ों के शब्दों में बोलेंगे कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज 200 वोल्ट है। ये इसके अक्रॉस प्रत्यावर्ती वोल्ट मीटर लगा है, तो उसकी रीडिंग 200 वोल्ट होगी। अपना आंसर तो ये आ गया, लेकिन ये भी सोच सकते हो कि इंडक्टर के वोल्टेज का आरएमएस मान 200 है, तो उसका आयाम कितना होगा 200 इंटू रूट 2। करने की जरूरत नहीं है ना। इंडक्टर के वोल्टेज का आरएमएस मान 200 है, वोल्टेज के आरएमएस मान को क्या बोल सकते हैं वोल्टेज का आयाम बाय रूट 2, रूट 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आयाम 200 रूट 2। लेकिन अब ये मूर्खों टाइप से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट आना चाहिए कि इंडक्टर के वोल्टेज का आरएमएस मान 200 है, तो इसका आयाम होगा 200 रूट 2। चलो तीसरा संधारित्र देखते हैं संधारित्र के वोल्टेज का आयाम देखना है, तो हमको पता है कि संधारित्र का प्रतिघात 1/c ओमेगा, तो संधारित्र के वोल्टेज का आयाम कितना होगा आई नॉट इंटू 1/c ओमेगा। फिर बस संधारित्र के वोल्टेज का आयाम इतना है, तो संधारित्र के वोल्टेज का आरएमएस मान कितना होगा आई आर एम एस इंटू 1/c ओमेगा। तो आई आर एम एस तो 5 और 1/c ओमेगा इसका प्रतिघात 100, मतलब 500 वोल्ट। तो बस संधारित्र के वोल्टेज का आरएमएस मान 500 हो गया, तो संधारित्र का वोल्टेज भी 500 वोल्ट ही लिखेंगे तो ये आ गया। आयाम भी देख सकते हैं, बताओ संधारित्र के वोल्टेज का आरएमएस मान 500 है, तो संधारित्र के वोल्टेज का आयाम कितना होगा 500 रूट 2 वोल्ट होगा तो ध्यान रखना कि इसमें तो हमको आरएमएस मान ही पूछे थे, वो तो निकाल लिए, लेकिन आगे हमको एक्सप्रेशन भी लिखना है, उसके लिए हमने आयाम भी निकाल लिए। देखना, तो ये तो हमने प्रतिरोध संधारित्र और इंडक्टर के वोल्टेज के आरएमएस मान या आयाम निकाल लिए लेकिन अब हमको पूछा है कि इस बार प्रतिरोध इंडक्टर और संधारित्र के वोल्टेज का पूरा फंक्शन क्या होगा। तो चलो पहले प्रतिरोध के वोल्टेज का फंक्शन देखते हैं, तो तुम बताओ। सॉरी, मैं एक और चीज बोल रहा हूँ कि ये प्रतिरोध इंडक्टर और संधारित्र के वोल्टेज के आरएमएस मान और आयाम निकाल लिए ना। तो अगर कोई मेडिकल का बच्चा सुन रहा हो ये वीडियो, तो ध्यान रखना कि मेडिकल में तो अपने बस एक आयाम आरएमएस तक ही पूछता है, मेडिकल में इसके पूरे फंक्शन नहीं पूछता है। तो अगर कोई मेडिकल का बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो, तो इस वाले पार्ट को मत देखना, ठीक। ये वाला पार्ट अपने स्पेशली जे एडवांस के लिए ही है। ये तो वही इनके वोल्टेज के फंक्शन देखने हैं तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो पहले हमको देखना है कि प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज का पूरा फंक्शन क्या होगा वो देखना है। तो फंक्शन के लिए शुरू में तो प्रतिरोध के वोल्टेज का आयाम लिखेंगे। तो बताओ प्रतिरोध के वोल्टेज का आयाम तो कितना था 400 रूट 2। तो प्रतिरोध के वोल्टेज का आयाम तो 400 रूट 2। आगे फंक्शन क्या होगा, मतलब फेज क्या होगा वो देखना है। तो डरते नहीं, हमको पता है कि फेज की सारी इंफॉर्मेशन इस फेजर डायग्राम में छुपी होती है। तो तुम स्मार्ट ही बताओ कि प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध आर क्षैतिज बनाते हैं। इसका मतलब है कि प्रतिरोध के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम ये होगा। मैंने पहले भी तुमको बताया था, ठीक है ना। मैंने पहले ही बताया था कि तुमको बताया था कि वास्तव में जो दिशा होती है वो इनके प्रतिरोधों की दिशा नहीं होती है। डेल्टा की जो दिशा होती है वो इनके गति की दिशा नहीं होती है, एक्चुअली इनके वोल्टेज के फेज को बताती है। तो बताओ कि प्रतिरोध का वेक्टर डायग्राम ऐसा बनाते हैं, इसका मतलब है कि प्रतिरोध के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम ये वाला होगा। तो सब तुम डायरेक्ट बताओ, ये ना पहले भी ये बताया था, चित्र में लिखना भूल गया। हाँ है ना, मैंने पहले ही बताया था, ये मैंने यही बताया था कि नेट प्रतिरोध की दिशा कोई फालतू नहीं होती है, वो सोर्स के वोल्टेज के फेज को बताती है तो होता नेट प्रतिरोध की जो दिशा है ना, परिणामी प्रतिरोध की जो दिशा है वो फालतू नहीं है, वो सोर्स के वोल्टेज के फेज को बताती है। और अब हमको प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज देखना है ना, तो हमको पता है कि प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध आर ऐसे क्षैतिज बनाते हैं। इसका मतलब है कि प्रतिरोध के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम इस टाइप का आएगा। ये दे ध्यान था कि प्रतिरोध का वेक्टर डायग्राम ऐसे बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि प्रतिरोध के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम ये होगा। बस तुम बताओ कि स्रोत के वोल्टेज का तो वेक्टर डायग्राम ये बना दिया था, पहले देख चुके थे ना। तो स्रोत के वोल्टेज का तो वेक्टर डायग्राम ये है और प्रतिरोध के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम ये है।
साफ-साफ दिख रहा है कि स्रोत के वोल्टेज की तुलना में प्रतिरोध के वोल्टेज का फेज 37 डिग्री आगे होगा। है ना? साफ-साफ दिख रहा है कि स्रोत के वोल्टेज की तुलना में प्रतिरोध के वोल्टेज का फेज 37 डिग्री आगे होगा। मतलब बताओ, स्रोत के वोल्टेज का फंक्शन sin ओमेगा टी दे रखा था, तो प्रतिरोध के वोल्टेज का फंक्शन क्या हो जाएगा? sin ओमेगा टी प्लस 37। ये दे रखा है ना? तो एक स्रोत के वोल्टेज का फंक्शन sin ओमेगा टी है। ये तो आगे कंफ्यूज मत होना। कि स्रोत के वोल्टेज की तुलना में प्रतिरोध के वोल्टेज का फेज 37 डिग्री आगे है, तो स्रोत के वोल्टेज का फंक्शन sin ओमेगा टी, तो प्रतिरोध के वोल्टेज का फंक्शन sin ओमेगा टी प्लस 37। तो प्रतिरोध के वोल्टेज का आयाम तो इतना आ गया, और आगे फंक्शन क्या होगा? sin ओमेगा टी प्लस 37। ओमेगा तो 100 था, टी प्लस 37 ने पूरा एक्सप्रेशन भी लिख दिया। चलो, अब तो इजीली कर सकते हैं। अब हमको इंडक्टर के वोल्टेज का फंक्शन देखना है, तो पहले इंडक्टर के वोल्टेज का आयाम लिखेंगे। तो इंडक्टर के वोल्टेज का आयाम तो कितना है? 200√2। अब इसका फंक्शन देखना है, मतलब फेज देखना है। तो इस बार भी फेज की इंफॉर्मेशन इस फेजर डायग्राम में छुपी हुई है। तो मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि इंडक्टर का प्रभावी प्रतिरोध ऐसे बनाते हैं। इसका मतलब है कि इंडक्टर के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम ये होगा, है ना? वही इंडक्टर का प्रभावी प्रतिरोध ऊपर की ओर बनाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि इंडक्टर के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम ऐसा होगा। तो बस तुम बताओ, इस सोर्स के वोल्टेज का तो वेक्टर डायग्राम ऐसा है, और इंडक्टर के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम ऐसा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि सोर्स की तुलना में इंडक्टर के वोल्टेज का फेज कितना ज्यादा होगा? ये 37 प्लस 90, है ना? तो ये बोल सकते हैं कि स्रोत के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम है, और ये इंडक्टर के वोल्टेज का है। तो साफ साफ दिख रहा है तुमको, है ना? साफ साफ देख सकते हैं कि सोर्स के वोल्टेज की तुलना में इंडक्टर के वोल्टेज का फेज आगे, और कितना आगे? 37 प्लस 90 जितना आगे, मतलब 127 डिग्री जितना आगे। तो सोर्स के वोल्टेज का फंक्शन sin ओमेगा टी, तो इंडक्टर के वोल्टेज का फंक्शन sin ओमेगा टी प्लस 127 डिग्री। तो बस इंडक्टर के वोल्टेज का आयाम तो इतना आ गया, और फंक्शन क्या होगा? sin ओमेगा टी प्लस 127। तो sin ओमेगा का मान हम निकाल चुके हैं, 100 टी प्लस 127 डिग्री ये होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब संधारित्र के वोल्टेज का फंक्शन लिखना है। तो संधारित्र, पहले तो संधारित्र के वोल्टेज का आयाम निकालें देखेंगे, तो हम पहले निकाल चुके हैं ना। हम लिख सकते हैं कि संधारित्र के वोल्टेज का आयाम तो 500√2 है। अब आगे फंक्शन देखना है, मतलब फेज देखना है। तो इस बार भी फेज की इंफॉर्मेशन वेक्टर डायग्राम में छुपी होती है। तो बस तुम बताओ कि संधारित्र, ये बताओ संधारित्र का प्रभावी प्रतिघात 1/c ओमेगा नीचे की ओर बनाते हैं ना। तो संधारित्र का प्रभावी प्रतिघात नीचे की ओर बनाते हैं। इसका मतलब है कि संधारित्र के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम ऐसा नीचे की ओर होगा। कह सकते हैं कोई कि संधारित्र का वेक्टर डायग्राम ऐसे बनाते हैं। इसका मतलब है कि संधारित्र के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम ऐसा नीचे की ओर होगा। साफ साफ बताओ, सोर्स के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम ये है, और संधारित्र के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम ये है। तो साफ साफ दिख रहा है कि सोर्स के वोल्टेज की तुलना में संधारित्र का वोल्टेज का फेज पीछे, और कितना पीछे? 53 डिग्री पीछे। बताओ, ये एंगल 37 होगा तो 53 होगा ना। तो साफ साफ दिख रहा है इस सोर्स के वोल्टेज की तुलना में संधारित्र के वोल्टेज का फेज 53 डिग्री पीछे है। तो सोर्स के वोल्टेज का फंक्शन sin ओमेगा टी, तो संधारित्र के वोल्टेज का फंक्शन sin ओमेगा टी माइनस 53। तो संधारित्र के वोल्टेज का आयाम तो इतना आ गया, और फंक्शन sin ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, ओमेगा को तो 100 टी माइनस 53 डिग्री ये आ गया है। तो ये मुझे बताने में टाइम लग गया, लेकिन तुम इजीली कर सकते हो। तो ये सेकेंड पार्ट भी हमने कर लिया इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब तीसरे, ये आगे बढ़ते हैं। तो अब तीसरे पार्ट में पूछा है कि इस पूरे प्रत्यावर्ती सर्किट द्वारा व्यय की गई पावर कितनी होगी वो देखना है। तो यहाँ भी दिमाग में वही कंफ्यूजन आता है कि प्रत्यावर्ती सर्किट में तो पावर भी पीरियोडिकली चेंज करती है। ये तो ध्यान रखना, हमको पता है कि प्रत्यावर्ती सर्किट में तो पावर भी पीरियोडिकली चेंज करती है। तो बस
पूरे प्रत्यावर्ती सर्किट द्वारा व्यय की गई पावर पूछी है, मतलब व्यय की गई औसत पावर पूछी है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो तीसरे पार्ट में पूरे प्रत्यावर्ती सर्किट द्वारा व्यय की गई पावर पूछी है, मतलब व्यय की गई औसत पावर पूछी है। तो मैंने तुमको क्लियरली बताया था, है ना। मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि कभी भी प्रत्यावर्ती सर्किट द्वारा व्यय की गई औसत पावर पूछे तो उसके लिए सबसे स्मार्ट तरीका ये होता है कि पहले तो धारा का आरएमएस मान निकालते हैं, और धारा का आरएमएस मान आ गया तो प्रत्यावर्ती सर्किट द्वारा व्यय की गई औसत पावर आई आरएमएस स्क्वायर आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस लिख देता हूँ, इस पूरे प्रत्यावर्ती सर्किट द्वारा व्यय की गई औसत पावर कितनी होगी, आई आरएमएस स्क्वायर आर। तो आई आरएमएस तो हम निकाल चुके हैं 5, तो आई आरएमएस स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू आर केवल प्रतिरोध, तो केवल प्रतिरोध कितना है 80, इसको सॉल्व कर लेना है, कितना आ जाएगा 2000 वॉट। ये तो प्रत्यावर्ती सर्किट द्वारा व्यय की गई औसत पावर 2000 वॉट होगी, या इसको 2 किलोवाट भी बोल सकते हैं। तो प्रत्यावर्ती सर्किट द्वारा व्यय की गई औसत पावर व्यय 2000 वॉट, मतलब 2 किलोवाट इतनी हो गई, ठीक। कोई चाहे तो तीनों की अलग अलग पूछ सकता है, ठीक है ना, कि संधारित्र, इंडक्टर, प्रतिरोध की औसत पावर वे अलग अलग पूछ सकता है। तो हमको पता है कि संधारित्र, इंडक्टर तो ईमानदार होते हैं, कभी ऊर्जा संचित करते हैं और बाद में उतनी ऊर्जा सप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों कोई औसतन पावर वे नहीं करेंगे, तो इन दोनों की तो औसत पावर वे 0 होगी। पूरी पूरी जो 2000 की औसत पावर वे है वो प्रतिरोध द्वारा ही होगी, ये भी हमको पता है, ठीक। तो बस पूरे प्रत्यावर्ती सर्किट द्वारा व्यय की गई औसत पावर 2000 वॉट, मतलब 2 किलोवाट हो गई। तो चौथे पार्ट में पूछा है, सॉरी इसी में अगले पार्ट में पूछा है कि इस सर्किट को 2 घंटे के लिए स्विच ऑन करते हैं, तो 2 घंटे में ये पूरा सर्किट कुल कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय करेगा वो देखना है। तो बस तुम आराम से बताओ, इस सर्किट द्वारा व्यय की गई औसत पावर इतनी है, तो टी समय में सर्किट कुल कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय करेगा, औसत पावर इनटू समय, है ना। तुम बताओ, ये बताओ औसत पावर व्यय क्या होती है, कुल खर्च की गई विद्युत ऊर्जा अपन कुल समय, तो टी को उधर ले जाए, तो व्यय की गई कुल विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, औसत पावर व्यय इनटू समय। तो हम बोल सकते हैं कि पूरे सर्किट द्वारा कुल व्यय की गई विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, औसत पावर व्यय इनटू समय। तो बताओ औसत पावर व्यय तो 2000 वॉट है, इसको 2 किलोवाट बोल सकते हैं, इनटू समय 2 घंटा। ये तो ध्यान रखना कि व्यय की गई विद्युत ऊर्जा अगर जूल में पूछता तब तो हमको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता कि औसत पावर व्यय 2000 वॉट, मतलब 2000 जूल पर सेकेंड, और समय 2 घंटा, सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 सेकेंड, ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, तो ये कुल विद्युत ऊर्जा व्यय जूल में हो गया, ठीक है। लेकिन हमको जूल में नहीं इस बार विद्युत ऊर्जा व्यय यूनिट में पूछा है, तो ऐसे ही रहने देते हैं। तो व्यय की गई विद्युत ऊर्जा औसत पावर व्यय इंटू समय, तो औसत पावर व्यय तो 2 किलोवाट इंटू समय 2 घंटा, सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 4 किलोवाट इंटू घंटा, और ये तुमने 9-10 में पढ़ा होगा, और करंट में भी बताया था कि किलोवाट इंटू घंटा को अनपढ़ों के शब्दों में क्या बोल सकते हैं, यूनिट। तो बोल सकते हैं कि 2 घंटे में ये पूरा प्रत्यावर्ती सर्किट कितनी विद्युत ऊर्जा या कितनी बिजली खर्च करेगा, 4 यूनिट खर्च करेगा। तो कई बार पूछता है कि बिजली का बिल कितना आएगा, तो बताओ 1 यूनिट का कोटा में खर्चा कितना होता है, 12 रुपए, तो 4 यूनिट का खर्च कितना होगा, 12 इंटू 4 मतलब 48 रुपए इतना बिजली का बिल आएगा। ये सब कर लिया। अब चलो कुछ और छोटी-छोटी चीजें पूछी हैं, जैसे आगे पूछा है कि सर्किट का पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक कितना होगा वो पूछा है ना, पावर फैक्टर कितना होगा वो पूछा है। तो ये भी मैंने अच्छे से चमका करके याद कराया था कि अगर धारा और सोर्स के वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो पावर फैक्टर कितना होता है, कॉस फाई। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, कॉस, और फाई धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर 37 डिग्री, कॉस 37 लगभग 4/5 होता है, मतलब 0.8 आ गया। पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक। उसके बाद आगे पूछा है कि वोल्टलेस धारा कितनी होगी वो पूछा है। हाँ,
फिर आगे पूछा है कि सर्किट की वोल्टेज धारा कितनी होगी वो देखना है। तो मैंने पूरा डिटेल में बताया था और रिजल्ट भी याद कराया था कि वोल्टेज धारा कितनी होती है, I sin phi होती है। लेकिन यहाँ भी वही चक्कर है कि प्रत्यावर्ती में तो धारा लगातार चेंज होगी, तो वोल्टेज धारा भी लगातार चेंज होगी। तो ध्यान रखना कि इस बार मूर्खों की टाइप से ओनली वोल्टेज धारा पूछिए, ओनली वोल्टेज धारा पूछिए, मतलब इनकी भावना है कि वोल्टेज धारा का आरएमएस मान निकालना है। तो वोल्टेज धारा का आरएमएस मान कितना होगा, आई आरएमएस साइन फाई। तो आई आरएमएस तो 5 आ गया था और साइन फाई कितना होगा, साइन और फाई धारा और स्रोत के वोल्टेज के बीच कलांतर 37 और साइन 37 कितना होता है 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो वोल्टेज धारा या वोल्टेज धारा का आरएमएस मान 3 एम्पियर इतना हो गया। ये समझते हैं कि वोल्टेज धारा का आरएमएस मान 3 एम्पियर है। तो कोई वोल्टेज धारा का आयाम पूछे तो ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 3√2, वो इतना तुम समझते होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो चौथे पार्ट में देखना। चौथे पार्ट में देखना तो देखो चौथे पार्ट में दे रखा है कि अब इस प्रत्यावर्ती स्रोत की कोणीय आवृत्ति ओमेगा को लगातार चेंज कर रहे हैं। तो हमको पूछा है ना, हमको पूछा है कि प्रत्यावर्ती स्रोत की कोणीय आवृत्ति कितनी रखें ताकि बल्ब सबसे ज्यादा चमके, वो पूछा है ना, प्रतिरोध के रूप में बल्ब का यूज किया है। बस प्रत्यावर्ती स्रोत की कोणीय आवृत्ति कितनी रखें ताकि बल्ब सबसे ज्यादा चमके, वो पूछा है। ये तो हमको अच्छे पता है कि बल्ब सबसे ज्यादा कब चमकता है, अनुनादी स्थिति पर। हमको पता है कि बल्ब सबसे ज्यादा कब चमकता है, अनुनादी स्थिति पर। बस प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति कितनी रखें ताकि बल्ब सबसे ज्यादा चमके, ये पूछा है ना। तो हम समझते हैं कि बल्ब सबसे ज्यादा कब चमकता है, अनुनादी स्थिति पर। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने अनुनादी कोणीय आवृत्ति पूछी है। ये तो हमको डायरेक्ट पता है कि एलसीआर सर्किट में अनुनादी कोणीय आवृत्ति कितनी होती है, 1/√LC। वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अनुनादी कोणीय आवृत्ति कितनी होगी, 1/√L। तो L तो 0.4 हेनरी इंटू C इसकी धारिता। तो संधारित्र की धारिता कितनी, 100 माइक्रोफेरेड, मतलब 10⁻⁻6। क्लास में ये थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो गई थी, तो निकाल सकते हैं ना, सॉल्व कर लेते हैं। 1/रूट ये 0.4 इंटू 100 करेंगे तो 40 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 करेंगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा। हाँ सॉरी, ये मैंने वापस वही गलती की जो क्लास में की थी। 100 का मूर्खों से इसमें भी गुणा कर दिया और इसमें भी कर दिया, गलती कर दी। तो फिर बोल रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 इंटू 100 तो कितना हो गया, 40 इंटू 10⁻⁻6 बचेगा। तो बताओ, ये 0 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, √10⁵ ओपन 4 इतना हो गया। तो बताओ, √10⁵ को 10⁴ इंटू 10 बोल सकते हैं, ऊपर नीचे 4। तो डायरेक्ट बताओ कि 10⁴ का अंडर रूट कितना हो गया, 100 अपन 4 का अंडर रूट 2 इंटू √10 बचेगा। 100/2 कितना हो गया, 50 और √10 ये आ गया। और हमको पता है कि √10 को लगभग हम पाई लिख सकते हैं। तो इससे अनुनादी कोणीय आवृत्ति कितनी आ गई, 50 पाई ये आ गई। और ध्यान रखना कि ओमेगा आर है, मतलब अनुनादी कोणीय आवृत्ति है। तो उसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड होगी। ध्यान रखना कि अनुनादी कोणीय आवृत्ति इसलिए इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड होगी। तो बस अनुनादी कोणीय आवृत्ति इतनी आ गई ना। मतलब बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि प्रत्यावर्ती स्रोत की कोणीय आवृत्ति 50 पाई इतनी सेट करें तो अनुनाद होगा, और अनुनाद होगा तो धारा अधिकतम होगी, तो पावर वेव भी अधिकतम होगा, तो बल्ब सबसे ज्यादा चमकेगा। तो उसके लिए प्रत्यावर्ती स्रोत की कोणीय आवृत्ति 50 पाई रेडियन पर सेकेंड इतनी सेट करनी पड़ेगी। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। अब चलो एक और चीज, सॉरी, कि अभी तो हमको अनुनाद के लिए प्रत्यावर्ती स्रोत की अनुनादी कोणीय आवृत्ति पूछी थी, तो इतनी हो गई। लेकिन कई बार पूछता है कि
अनुनादी ये अनुनाद के लिए आवश्यक आवृत्ति हर्ट्ज में निकालनी है। तो हमको पता है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा और हर्ट्ज वाली आवृत्ति एफ, ये दोनों बहनें ही होती हैं, एक जैसी चीजें होती हैं, ठीक है। ये तो बस, ये तो अनुनादी कोणीय आवृत्ति आ गई। अब हमको अनुनादी आवृत्ति हर्ट्ज में निकालनी है, तो उसके लिए एक ही काम करेंगे कि ओमेगा को हम क्या लिख देंगे, 2 पाई एफ। तो ओमेगा आर को हम क्या लिख देंगे, 2 पाई एफ आर लिख देंगे। 2 पाई को उधर ट्रांसफर करेंगे तो अनुनादी आवृत्ति कितनी आ गई, 50 पाई upon 2 पाई, तो ये कितना आ गया 25। और ये आवृत्ति इसकी यूनिट हर्ट्ज। तो याद रखना कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा और आवृत्ति एफ दोनों भाई बहन ही है, और दोनों में रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ये कर लिया, ठीक। अब चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अब अगला पार्ट देखना। अगले पार्ट में पूछा है कि ये जो एलसीआर प्रत्यावर्ती सर्किट है ना, तो हमको पूछा है कि इस एलसीआर सर्किट के कोणीय आवृत्ति की बैंडविड्थ कितनी होगी वो देखना है ना। कोई पूछा है एलसीआर जो सर्किट है उसके कोणीय आवृत्ति की बैंडविड्थ कितनी होगी वो देखना है। मैंने बताया था कि दोनों अर्धशक्ति कोणीय आवृत्तियों के बीच जो अंतर होता है उसको कोणीय आवृत्ति की बैंडविड्थ बोलते हैं। और क्लास में अच्छे से याद कराया था कि कोणीय आवृत्ति की बैंडविड्थ कितनी होती है, आर बाय एल। एल बाय आर तो नहीं लिख दोगे ना, एल बाय आर तो टाइम कांस्टेंट होता है। ये तो आवृत्ति की बैंडविड्थ मतलब एक आवृत्ति है जो टाइम का उल्टा होता है, इसलिए टाइम कांस्टेंट तो एल बाय आर, लेकिन कोणीय आवृत्ति की बैंडविड्थ उसका उल्टा आर बाय एल। बस, आर तो इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध कितना था 80, और L इंडक्टर का इंडक्टेंस है 0.4 था, इसका भाग लगाओगे तो 200। और ये कोणीय आवृत्ति की बैंडविड्थ है तो डेल्टा ओमेगा है, इससे इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड ये आ गई, ठीक है ना। तो ये तो डेल्टा ओमेगा में तो कोणीय आवृत्ति की बैंडविड्थ निकाली। अब कई बार पूछता है कि आवृत्ति की बैंडविड्थ निकालनी है, मतलब हर्ट्ज में निकालनी है। मैंने बताया था कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा और आवृत्ति एफ दोनों भाई बहन है, तो बस उसके लिए, ठीक है, उसके लिए सिंपली ओमेगा को हम 2 पाई एफ लिख सकते हैं। तो डेल्टा ओमेगा को हम क्या लिख देते हैं, 2 पाई डेल्टा एफ। ये ध्यान रखना, ओमेगा को 2 पाई एफ, तो डेल्टा ओमेगा को क्या लिख देते हैं, 2 पाई इंटू डेल्टा एफ। बस 2 पाई को उधर ट्रांसफर करेंगे तो बताओ डेल्टा एफ इक्वल टू कितना हो गया, 200 बटे 2 पाई, है ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 200 बटे 2 पाई, 2 से कैंसिल करेंगे तो 100 बटे पाई। और सॉल्व कर सकते हो, बताओ 100 को तुम 10 इंटू 10 लिख सकते हो अपन पाई, लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 पाई मतलब, है ना, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 अपन पाई ऐसे लिख सकते हैं। तो बताओ एक 10 को तो ऐसे ही, और एक 10 को पाई स्क्वायर लिख देते हैं ओपन पाई। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया तो 10 पाई, तो 10 इंटू पाई 3.14। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 31.4। और अब ये एफ है मतलब हर्ट्ज में आ गया। तो कैलकुलेशन के जुगाड़ तुमको आने चाहिए, है ना, कैलकुलेशन किस टाइप के उसके जुगाड़ आने चाहिए। ठीक है, तो अब तुमको मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि हम तो फॉर्मूला ओमेगा की फॉर्म में याद रखेंगे, ये कसम खा लेना कि हम तो फॉर्मूला ओमेगा की फॉर्म में याद रखेंगे, लेकिन किसी ने आवृत्ति एफ की फॉर्म में पूछा तो उसके लिए एक ही काम कि सिंपली ओमेगा को 2 पाई एफ लिख देंगे और डेल्टा ओमेगा को 2 पाई डेल्टा है। बाकी हम तो फॉर्मूले कोणीय आवृत्ति ओमेगा की फॉर्म में याद रखेंगे। तो ये हमने कर लिया। अब इसका लास्ट पार्ट देखना। तो लास्ट पार्ट में पूछा है कि, लास्ट पार्ट में पूछा है कि ये जो एलसीआर सर्किट है उसका क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर कितना होगा, जिसको हिंदी में हम रूप गुणांक बोलते हैं। ये तो मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि क्वालिटी फैक्टर अगर कभी भी पूछा हो तो क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर का सबसे सिंपल याद रखने वाला फॉर्मूला एल ओमेगा आर अपन आर है। ये वैसे तुम कर सकते हो कि ये क्वालिटी फैक्टर अनुनादी आवृत्तियों पर बैंडविड्थ का भाग लगा देना, लेकिन कई बार ये दोनों पूछे ही नहीं होते, डायरेक्ट क्वालिटी फैक्टर पूछा होता है। तो इसलिए तुम अच्छे से ध्यान रखना, ये अच्छे याद रखना कि क्वालिटी फैक्टर का सबसे सिंपल ये याद रखने वाला फॉर्मूला एल ओमेगा आर अपन आर है। ये तो हमको पता है कि क्वालिटी फैक्टर का बेस्ट फॉर्मूला एल ओमेगा अपन आर, लेकिन बताया था कि इसमें जो ओमेगा होता है वो कोई मामूली आवृत्ति नहीं होती है,
इसमें ओमेगा जो होती है वो अनुनादी कोणीय आवृत्ति होती है, और हमको पता है कि ओमेगा या अनुनादी, चलो ऐसे ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर एल ओमेगा अपन आर मान रख देते हैं। एल तो इसका इंडक्टेंस वो कितना था, 0.4 था। हाँ, ये तो एल तो इंडक्टेंस 0.4 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इसकी अनुनादी कोणीय आवृत्ति, ये कितनी है 50 पाई, अपन आर इसका प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध कितना था 80। आगे सॉल्व कर सकते हो, बताओ 50 में 0.4 का गुणा करेंगे तो 20 पाई ओपन 80, इसको कैंसिल करेंगे तो एक क्वालिटी फैक्टर कितना हो गया पाई बाय 4। और ध्यान रखना कि क्वालिटी फैक्टर की भी कोई यूनिट नहीं होती है, नहीं, क्योंकि बताओ ओमेगा की भी यूनिट रेडियन पर सेकेंड, डेल्टा ओमेगा की यूनिट भी रेडियन पर सेकेंड, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए क्वालिटी फैक्टर जो होता है यूनिट लेस होता है और विमाहीन भी होता है, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अभी तो हमने इसमें ओमेगा का यूज किया ना, लेकिन कई बार हमको ओमेगा भी नहीं पूछता है, कई बार तो बस हमको इस प्रत्यावर्ती सर्किट पकड़ा देता है, ये हमको प्रत्यावर्ती सर्किट पकड़ा देता है, स्रोत भी नहीं देता है। बताओ, क्वालिटी फैक्टर का स्रोत से कोई लेना देना नहीं है, तो प्रत्यावर्ती सर्किट पकड़ा देता है, एल सी आर इन सब के मान देता है, और हमको पूछा होता है कि क्वालिटी फैक्टर कितना होगा वो देखता है। ये तो इसको निकाल सकते हो, तो हमको पता है, अभी चमका कर बताया था कि क्वालिटी फैक्टर का सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, एल ओमेगा अपन आर, लेकिन इसमें ओमेगा कोई मामूली आवृत्ति नहीं होती है, ओमेगा अनुनादी कोणीय आवृत्ति होती है, ठीक है। और हमको पता है, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस था, तो हमको पता है कि क्वालिटी फैक्टर का, हाँ सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस था, तो मैंने बताया था कि वो एक मान लेते हैं कि हमको पीछे की कोई भी चीज नहीं पूछी है, बस सर्किट पकड़ा दिया है और उसमें एल सी आर इनके मान दे रखे हैं, बस क्वालिटी फैक्टर पूछा है। बस हमको पता है कि क्वालिटी फैक्टर का सबसे बेस्ट फॉर्मूला एल ओमेगा ओपन आर, और इसमें ओमेगा कोई मामूली आवृत्ति नहीं होती है, इसमें ओमेगा अनुनादी कोणीय आवृत्ति होती है। और बताओ, अनुनादी कोणीय आवृत्ति को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, 1/√LC। तो आगे सॉल्व कर सकते हो ना, तो आगे सॉल्व करेंगे तो 1/r बाहर, एक रूट एल से एक रूट एल कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा √L/C। तो याद रखना, इनकी क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हमको तो एल ओमेगा आर अपन आर याद रखना है, लेकिन ओमेगा आर को 1/√LC लिखें, तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बिल्कुल ऑपरेशन करके 1/r√L/C आ गया। तो 1/r तो प्रतिरोध 80, √L 0.4 अपन C 100 माइक्रो, मतलब 10 की पावर -6। आगे सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तब भी π/4 ही आएगा। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी था, देखो 8 पेज भर गए इसमें, ये तो क्वेश्चन बहुत लेंदी था। हो सकता है कि क्लास में तीसरे चौथे पांचवें पेज पे जाते हुए पीछे के डेटा भूल गए हो, तो मैंने प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियो बना दिया है, तो एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी घुमा फिरा करके चीजें पूछी जाती है। हाँ चलो बच्चों देखो, इस प्रत्यावर्ती धारा के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल है और उसमें नॉर्मली बच्चे पहली बार में गलती करते हैं, तो देख लेना। ये देखो, पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ। देखो, क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि कोई प्रत्यावर्ती स्रोत है, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि कोई प्रत्यावर्ती स्रोत है और उसके साथ प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र तीनों लगा दिए हैं, मतलब ये एलसीआर प्रत्यावर्ती सर्किट है। अब देखो, हमको दे रखा है, ये हमको पता है कि इस बार प्रत्यावर्ती सर्किट है ना, प्रत्यावर्ती सर्किट है मतलब सबके अक्रॉस वोल्टेज समय के साथ चेंज होंगे, तो हमको दे रखा है कि प्रतिरोध के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका आयाम 8 वोल्ट है, क्लियरली लिख रखा है, हमको दे रखा है कि प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज का आयाम 8 वोल्ट, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का आयाम 9 वोल्ट और संधारित्र के अक्रॉस वोल्टेज का आयाम 3 वोल्ट है। तो हमको पूछा है कि इन तीनों के अक्रॉस कुल वोल्टेज का आयाम कितना होगा, और तुम बताओ कि इन तीनों के अक्रॉस जो कुल वोल्टेज होगा उसी को स्रोत का वोल्टेज बोल सकते हैं ना। तो बस हमको पूछा है कि इन तीनों के अक्रॉस कुल वोल्टेज का आयाम कितना होगा, मतलब इस स्रोत के वोल्टेज का आयाम कितना होगा वो देखना है। देखो,
पहले मूर्ख लोग कैसे करते हो सुन लेना। मूर्ख लोग तो ये करते हैं, सॉरी डिस्टर्बेंस था। ये पहले मूर्ख लोग कैसे करते हैं वो सुन लेना। तो मूर्ख लोग तो ऐसा सोचते हैं कि प्रतिरोध के वोल्टेज का आयाम 8, इंडक्टर के वोल्टेज का आयाम 9 और संधारित्र के वोल्टेज का आयाम 3 है। तो तीनों के क्रॉस कुल वोल्टेज का आयाम 8 प्लस 9 प्लस 3, तो तीनों के क्रॉस कुल वोल्टेज का आयाम उतना है। तो स्रोत के भी वोल्टेज का आयाम उतना ही होगा। इस टाइप से करते हैं, ठीक है। लेकिन तुम सोच करके बताओ कि ये सही है या गलत। ठीक है, गलत है ये ध्यान रखना। कि ढंग से देखो तो ये चीज गलत है, ठीक। क्योंकि तुम बताओ कि ये तो सही है कि प्रतिरोध के वोल्टेज का आयाम 8, इंडक्टर के वोल्टेज का आयाम 9 और संधारित्र के वोल्टेज का आयाम 3 है। लेकिन हमको अच्छे पता है कि एक्चुअली प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र तीनों के वोल्टेज के बीच कलांतर होता है। हमको पता है कि संधारित्र, इंडक्टर और क्या बोल के सॉरी, ये हमको पता है कि इनके आयाम तो इतने हो तो ठीक है। लेकिन हमको पता है कि प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र के वोल्टेज सेम फेज में नहीं होते, इनके फेज में अंतर होता है। ये हमको पता है कि तीनों के वोल्टेज सेम फेज में नहीं होते, मतलब इन तीनों के फेज में मतलब कला में अंतर होता है। ये मतलब बोल सकते हैं कि इस बार तीनों के वोल्टेज एक साथ मैक्सिमम नहीं होंगे। हमको पता है ना कि प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र के वोल्टेज के बीच कुछ कलांतर होता है, और कलांतर होता है मतलब तीनों के वोल्टेज एक साथ मैक्सिमम नहीं होंगे। इस फेजर डायग्राम से हमको पता है, इस फेजर डायग्राम से पता है इन तीनों के वोल्टेज में कलांतर होता है, मतलब तीनों के वोल्टेज एक साथ मैक्सिमम नहीं होंगे। बताओ, जब इंडक्टर का वोल्टेज पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा तो संधारित्र का वोल्टेज नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा, और उस समय प्रतिरोध का वोल्टेज बिल्कुल साम्यावस्था से गुजर रहा होगा। ये तो बस शॉर्ट फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं यार, है ना। शॉर्ट फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि प्रतिरोध और शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र तीनों के वोल्टेज के बीच कलांतर होता है। कलांतर होता है इसलिए तीनों के वोल्टेज एक साथ मैक्सिमम पर नहीं पहुंचेंगे, इसलिए इस बार तीनों के आयाम को रुपए पैसे के टाइप से नहीं जोड़ सकते। इस बार भी इनके वोल्टेज के बीच कलांतर होता है ना, इसलिए इस बार परिणामी वोल्टेज के आयाम के लिए हमको फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, तीनों के वोल्टेज के बीच कलांतर होता है, तीनों के वोल्टेज एक साथ मैक्सिमम पर नहीं पहुंचेंगे। एक जब मैक्सिमम पे होगा तो दूसरा मिनिमम पे होगा, और तीसरा साम्यावस्था में हो सकता है, इसलिए इनके वोल्टेज के बीच कलांतर है, इसलिए इनके आयामों को रुपए पैसे के टाइप से नहीं जोड़ सकते। इनके अक्रॉस परिणामी वोल्टेज का आयाम निकालना है तो उसके लिए हमको फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। तो देखो अभी तक तो हम परिणामी प्रतिरोधों का वेक्टर डायग्राम बनाते थे, लेकिन इस बार हमको वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम बनाना होगा। बना सकते हैं ना। ये तो वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम हम बना सकते हैं। ये तुम आराम से बताओ कि प्रतिरोध के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम ऐसा होता है, ये हमको पता है। बताओ, प्रतिरोधों के वेक्टर डायग्राम वोल्टेज से तो आए हैं, तो बस इस बार इनके परिणामी वोल्टेज का आयाम निकालने के लिए हमको वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। तो बस वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम भी बना सकते हैं ना। तो हमको पता है कि प्रतिरोध के हमको पता है कि प्रतिरोध के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम ऐसा होता है, और चलो प्रतिरोध के वोल्टेज का आयाम VR मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको पता है, नीचे बना देता हूँ यार, चित्र थोड़ा उलझ जाएगा, नीचे बना देता हूँ। तो हमको पता है कि प्रतिरोध के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम, ये प्रतिरोध के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम ऐसा होता है, और प्रतिरोध के वोल्टेज का आयाम VR मान लेते हैं। फिर इंडक्टर के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम 90 डिग्री ऊपर होता है, और इंडक्टर के वोल्टेज का आयाम VL मान लेते हैं। और संधारित्र के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम ऐसा होता है, और संधारित्र के वोल्टेज का आयाम VC मान लेते हैं। बस बताओ, तीनों के वोल्टेज, ये तीनों के वोल्टेज को ऐसे वेक्टर में प्रदर्शित कर लिया ना। अब हमको तीनों के परिणामी वोल्टेज का आयाम निकालना है ना। हमको तीनों के परिणामी वोल्टेज का आयाम निकालना है, तो उसके लिए सिंपली इनका परिणामी निकालेंगे।
है ना? जैसे न्यूटन्स लॉ में बलों का परिणाम ही निकालते थे, इसके पीछे वाले एग्जाम्पल में प्रतिरोधों का परिणाम ही निकालते थे, वैसे इस बार इन वोल्टेजेस का भी परिणाम ही निकाल सकते हैं। तो बताओ x दिशा में तो केवल VR है और y दिशा में ये दोनों है, तो इसमें VL तो ज्यादा और VC कम है, तो इन दोनों का परिणाम ही ऊपर की ओर आएगा और कितना आएगा VL माइनस VC। क्या हो रहा है, इन दोनों का परिणाम ही ऊपर की ओर आएगा और VL माइनस VC इतना आएगा। बस तुम आराम से बताओ कि बताओ x दिशा में VR y दिशा में VL माइनस VC, तो इन सब का परिणाम ही बीच में होगा, है ना? इन सब का परिणाम ही बीच में होगा और कितना होगा रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ये हो गया है ना? तो बस हम पक्का बोल सकते हैं, ठीक है ना? हम पक्का बोल सकते हैं कि प्रतिरोध के वोल्टेज का आयाम VR हो, इंडक्टर के वोल्टेज का आयाम VL हो और संधारित्र के वोल्टेज का आयाम VC हो। तो इस वेक्टर डायग्राम से हम कंफर्म बोल सकते हैं कि तीनों के क्रॉस परिणामी वोल्टेज का आयाम कितना होगा रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, और तीनों के क्रॉस जो परिणामी वोल्टेज होगा वही स्रोत के वोल्टेज के बराबर होगा। तो तीनों के क्रॉस परिणामी वोल्टेज का आयाम मतलब स्रोत के वोल्टेज का आयाम इतना होगा। तो मैं लिख देता हूँ कि तीनों के क्रॉस परिणामी वोल्टेज का आयाम कितना होगा रूट ऑफ VR मतलब 8 का स्क्वायर प्लस VL 9 माइनस VC 3 का स्क्वायर। तो तीनों के क्रॉस परिणामी वोल्टेज का आयाम कितना हो जाएगा रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मतलब 10 वोल्ट। और तुम बताओ कि तीनों के क्रॉस परिणामी वोल्टेज का आयाम इतना है, तो सोर्स के वोल्टेज का भी आयाम इतना हो जाएगा, ठीक है? बस आगे ध्यान रखना है, कंसेप्ट ध्यान रखना, तो अच्छे ध्यान रखना कि तीनों के वोल्टेज का आयाम है, तीनों के वोल्टेज का आयाम दे रखा हो तो ठीक है, लेकिन हमको पता है कि तीनों के वोल्टेज के बीच कलांतर होता है, कलांतर होता है तो वोल्टेज आगे पीछे होते हैं ना, मतलब तीनों के वोल्टेज एक साथ मैक्सिमम पर नहीं पहुंचेंगे। एक का वोल्टेज जब मैक्सिमम पे होगा तो दूसरे का वोल्टेज मिनिमम पे हो सकता है। तीनों के वोल्टेज एक साथ मैक्सिमम पर नहीं पहुंचेंगे, इसलिए तीनों के आयाम को रुपए पैसे के टाइप से नहीं जोड़ सकते हैं, कलांतर होता है, इसलिए परिणामी आयाम के लिए वेक्टर डायग्राम का यूज करेंगे। तो पता चल गया होगा कि है ना, प्रतिरोधों का वेक्टर डायग्राम बनाया था, वैसे वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। तो प्रतिरोध के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम ऐसा होता है VR, इंडक्टर के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम ऐसा होता है, इसका आयाम VL और संधारित्र का VC। सॉल्व करेंगे तो परिणामी वोल्टेज का आयाम इतना आ जाएगा। तो सॉल्व किया तो परिणामी वोल्टेज का आयाम 10 वोल्ट, मतलब स्रोत के वोल्टेज का भी आयाम 10 वोल्ट हो गया। तो देखो अभी तो हमने गधों टाइप से डिटेल में निकाला, लेकिन अब डिटेल में निकालने की जरूरत नहीं है। अभी हमने वेरिएबल में किया, फिर मूर्खों टाइप से मान रखा, लेकिन अब अगर एक क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट करेंगे, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इनके वोल्टेजेस के बीच कलांतर होता है, इसलिए परिणामी वोल्टेज का आयाम निकालने के लिए फेजर डायग्राम में वेक्टर डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। बस आगे डायरेक्ट करेंगे, है ना, आगे डायरेक्ट करेंगे कि बताओ प्रतिरोध के वोल्टेज का आयाम 8 वोल्ट, डायरेक्ट लिख देंगे कोई कि प्रतिरोध के वोल्टेज का आयाम 8 वोल्ट, इसको क्षैतिज। दूसरा इंडक्टर है, तो इंडक्टर के वोल्टेज का आयाम 9 वोल्ट दे रखा है जिसको ऊपर की ओर, और संधारित्र, इस संधारित्र के वोल्टेज का वेक्टर डायग्राम नीचे की ओर होता है और उसका आयाम 3 है। बस सिंपली इनका परिणाम ही निकाल लेंगे, तो बस ऊपर की ओर 9 नीचे की ओर 3, तो इसका परिणामी 6, x दिशा में 8 y दिशा में 6, तो सबका परिणामी कितना हो गया रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मतलब 10। परिणामी वोल्टेज का आयाम 10 है, तो सोर्स के वोल्टेज का भी आयाम 10 वोल्ट होगा। आगे डायरेक्ट करेंगे। अब चलो तुम स्मार्टली बताओ, ये तुम स्मार्टली बताओ इन तीनों के वोल्टेज के आयाम और स्रोत के वोल्टेज के आयाम में ये रिलेशन है, तो समानुपाती रूप से आरएमएस मानों में भी यही रिलेशन होगा। ठीक है, तो इतना तुम समझ सकते हो कि आयाम और आरएमएस मान समानुपाती होते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि इनके वोल्टेज का आयाम और स्रोत के वोल्टेज के आयाम में ये रिलेशन है, आयाम में ये रिलेशन है, तो समानुपाती रूप से आरएमएस मानों में भी ये रिलेशन होगा। तो याद रखना कि आयाम की जगह अगर आरएमएस पूछ दिया होता तब भी सॉल्यूशन वैसा ही होता, बस जहां जहां हम आयाम शब्द का यूज कर रहे हैं वहां वहां आरएमएस शब्द का यूज कर लेंगे, ठीक है ना?
चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ। तो इस बार भी हमको दे रखा है कि कोई प्रत्यावर्ती स्रोत है ना, शब्दों को घुमा के दे रखा है, ढंग से सुनना। तो इस बार भी हमको दे रखा है प्रत्यावर्ती स्रोत है, उसके साथ प्रतिरोध, इंडक्टर, संधारित्र तीनों लगा दिए हैं, ठीक ना। अब हमको दे रखा है ना, हमको दे रखा है कि प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट है। ये तो हमको पता है कि प्रत्यावर्ती में तो वोल्टेज लगातार चेंज होता है। तो प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज दे रखा है, मतलब इनके कहने का मतलब है कि वोल्टेज का आरएमएस मान दे रखा है। बस, प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज 12, इसका मतलब है कि प्रतिरोध के वोल्टेज का आरएमएस मान 12। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज 9 वोल्ट है, मतलब इंडक्टर के वोल्टेज का आरएमएस मान 9। और संधारित्र के वोल्टेज का मान 4 वोल्ट है, मतलब संधारित्र के वोल्टेज का आरएमएस मान 4 वोल्ट है। तो हमको पूछा है, कि इन तीनों के अक्रॉस परिणामी वोल्टेज का आरएमएस मान कितना होगा, मतलब स्रोत के वोल्टेज का आरएमएस मान कितना होगा वो देखना है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर देना और खुद ट्राई करना। चलो, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी सिंसियर बच्चा होगा उसने कर लिया होगा। उसका आंसर होगा आई थिंक 13 वोल्ट, ये आंसर होगा। तो चलो इसको कर लेते हैं हम। हाँ सॉरी, डिस्टर्ब था। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। देख लो, तो हमको दे रखा है प्रत्यावर्ती सर्किट है। प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट है, इसका मतलब है कि प्रतिरोध के वोल्टेज का आरएमएस मान 12। इंडक्टर के वोल्टेज का मान 9 वोल्ट है, मतलब इंडक्टर के वोल्टेज का आरएमएस मान 9। और संधारित्र के वोल्टेज का आरएमएस मान 4 वोल्ट है। तो तीनों के अक्रॉस परिणामी वोल्टेज का आरएमएस मान निकालना है, मतलब स्रोत के वोल्टेज का आरएमएस मान निकालना है। बताओ, स्रोत का वोल्टेज पूछा है, मतलब स्रोत के वोल्टेज का आरएमएस मान निकालना है। बस तुम आराम से बताओ कि पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ना। बस पिछले क्वेश्चन में आयाम दे रखा था और यहाँ आयाम का बड़ा भाई आरएमएस मान दे रखा है। तो बस इसको भी उसी टाइप से ही कर सकते हैं, है ना। तो चलो उसके लिए पिछले तरीके से ही करते हैं। मतलब ऐसा करते हैं कि प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र के वोल्टेज के आयाम और परिणामी वोल्टेज के आयाम में रिलेशन निकालते हैं। और जैसा रिलेशन आयाम में होगा वैसा ही रिलेशन आरएमएस में होगा, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि प्रतिरोध के वोल्टेज का आयाम वीआर, इंडक्टर के वोल्टेज का आयाम वीएल और संधारित्र के वोल्टेज का आयाम वीसी है। तो तीनों के क्रॉस परिणामी वोल्टेज का आयाम कितना होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि सबके बीच कलांतर होता है। तो परिणामी वोल्टेज के आयाम के लिए रुपए पैसे के टाइप से नहीं जोड़ते हैं, वेक्टर डायग्राम का यूज करते हैं। तो हमको रटा हुआ है, कि प्रतिरोध के वोल्टेज का आयाम वीआर और इसका वेक्टर डायग्राम ऐसा बनाते हैं। इंडक्टर के वोल्टेज का आयाम वीएल, उसको ऊपर, और संधारित्र के वोल्टेज का आयाम वीसी, इसको नीचे। सबका परिणामी निकालते हैं। तो इस बार भी वीएल ज्यादा है, तो बताओ वीएल और वीसी का परिणामी ऊपर की ओर होगा और कितना होगा, वीएल माइनस वीसी, है ना। वही, इन दोनों का परिणामी ऊपर की ओर होगा और वीएल माइनस वीसी होगा। तो बस वही तरीका कि एक्स दिशा में वीआर, वाई दिशा में वीएल माइनस वीसी। तो बताओ सबका परिणामी कितना होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रूट वीआर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध के वोल्टेज का एम वी आर, इंडक्टर के वोल्टेज का एम वी एल और संधारित्र के वोल्टेज का एम वी सी हो। तो तीनों के क्रॉस परिणामी वोल्टेज का आयाम इतना होगा, ठीक है। और तीनों के क्रॉस परिणामी वोल्टेज जो होगा उसी को स्रोत का वोल्टेज बोल सकते हैं। तो बस बोल सकते हैं कि परिणामी वोल्टेज का आयाम या स्रोत के वोल्ट हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि परिणामी वोल्टेज का आयाम, मतलब स्रोत के वोल्टेज का आयाम कितना हो गया, रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अब हमको आरएमएस में रिलेशन निकालना है। तुमको बताओ कि आयाम और आरएमएस मान समानुपाती होते हैं, तो बताओ आयाम में ये रिलेशन है तो ऑब्वियसली आरएमएस मान में भी यही रिलेशन होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि स्रोत के वोल्टेज का आरएमएस मान कितना होगा, रूट ऑफ प्रतिरोध के वोल्टेज के आरएमएस मान का स्क्वायर प्लस इंडक्टर माइनस संधारित्र के वोल्टेज के आरएमएस मान का स्क्वायर। बस
अब मान रख सकते हैं ना, बस स्रोत के वोल्टेज का आरएमएस मान कितना होगा, रूट ऑफ प्रतिरोध के वोल्टेज का आरएमएस मान तो 12 स्क्वायर प्लस वीएल इंडक्टर के वोल्टेज का आरएमएस मान 9 माइनस वीसी संधारित्र के वोल्टेज का आरएमएस मान 4 का स्क्वायर, तो रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब 13 वोल्ट ये हो गया। और ये तो सब मूर्खता की है। बताओ, मूर्खों टाइप से वोल्टेज के आयाम में रिलेशन निकाला, फिर वही आरएमएस में भी रिलेशन वही होगा और गधों टाइप से मान रखा, लेकिन उतना कम क्यों करना, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जैसा आयाम में रिलेशन है वैसा ही आरएमएस में रिलेशन है, बस डायरेक्ट वेक्टर डायग्राम का यूज कर सकते हैं। बस प्रतिरोध के वोल्टेज का आरएमएस मान 12 ऐसे, इंडक्टर के वोल्टेज का आरएमएस मान 9 ऊपर और संधारित्र के वोल्टेज का आरएमएस मान 4 नीचे, बस इन दोनों का परिणामी इधर की ओर हो गया 5, एक दिशा में 12, y दिशा में 5, तो परिणामी रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब 13, तो परिणामी 13 मतलब परिणामी वोल्टेज का आरएमएस मान 13 होगा, तो सोर्स के वोल्टेज का भी आरएमएस मान 13 होगा। तो अभी गधोटा से इतना किया है, लेकिन आगे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो बच्चों, इसका एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर ध्यान से देखना। तो देखो, अभी तक तो हमने जो क्वेश्चन किए थे सॉरी, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देखो, अभी तक तो जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमको प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र के वोल्टेज का आयाम दे रखा था, है ना, ध्यान रखना कि अभी तक तो जो क्वेश्चन किए थे उसमें प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र के वोल्टेज का आयाम दे रखा था। इससे रुपए पैसे के टाइप से नहीं जोड़ सकते थे, वेक्टर डायग्राम से जोड़ना पड़ता था। लेकिन लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें प्रतिरोध और इंडक्टर के वोल्टेज के आयाम या आरएमएस मान नहीं दिए होते हैं, उसकी जगह इनके वोल्टेज के तात्क्षणिक मान दिए होते हैं, है ना, ध्यान रखना। कई बार आयाम या आरएमएस मान नहीं, उसकी जगह इनके वोल्टेज के तात्क्षणिक मान दिए होते हैं। और हम सोच सकते हैं कि तात्क्षणिक मान दे रखे हैं तो अब तो रुपए पैसे के टाइप से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन देखना, देखो इस बार भी एलसीआर प्रत्यावर्ती सर्किट है और इस बार हमको दे रखा है कि किसी क्षण, हमको दे रखा है कि किसी क्षण प्रतिरोध के वोल्टेज का तात्क्षणिक मान 12 है। तो याद रखना कि इस बार, है ना, इस बार हमको आयाम भी नहीं दे रखा है और उसका भाई आरएमएस मान भी नहीं है। इस बार तो हमको प्रतिरोध के वोल्टेज का तात्क्षणिक मान दे रखा है, तो उनको दे रखा है कि किसी क्षण प्रतिरोध के वोल्टेज का तात्क्षणिक मान 12 वोल्ट, फिर उस क्षण इंडक्टर के वोल्टेज का तात्क्षणिक मान 9 वोल्ट और उस समय संधारित्र के वोल्टेज का तात्क्षणिक मान -4 वोल्ट दे रखा है। ये तो हमको देखना है कि इस क्षण तीनों के अक्रॉस परिणामी वोल्टेज का तात्क्षणिक मान मतलब सोर्स के वोल्टेज का तात्क्षणिक मान कितना होगा वो देखना है। ये तो कर लेते हैं, ध्यान, ताकि इस बार हमको आयाम में आरएमएस मान नहीं, तात्क्षणिक मान दे रखा है। प्रतिरोध के वोल्टेज का तात्क्षणिक मान 12, इंडक्टर के वोल्टेज का तात्क्षणिक मान 9 और संधारित्र के वोल्टेज का तात्क्षणिक मान -4 वोल्ट है। वो तो ऑब्वियस है, हमको पता है कि बताओ इंडक्टर और संधारित्र तो बिल्कुल अपोजिट फेज में होते हैं ना, मतलब दोनों के बीच रिलेशन भारत पाकिस्तान जैसा होता है, ठीक ना। मतलब जब संधारित्र का वोल्टेज पॉजिटिव तो इंडक्टर का नेगेटिव, और जब संधारित्र के वोल्टेज पॉजिटिव हो जाएगा तो इंडक्टर का नेगेटिव हो जाएगा, इस टाइप से रहेगा। वो तो ऑब्वियस है यार, ठीक है ना, कि जब इंडक्टर के वोल्टेज का तात्क्षणिक मान पॉजिटिव तो संधारित्र का नेगेटिव और संधारित्र का पॉजिटिव तो इंडक्टर का नेगेटिव, वो हमको पता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो बस ध्यान रखना कि इस बार हमको तीनों के वोल्टेज के आयाम या आरएमएस मान नहीं, इस बार तो हमको तीनों के वोल्टेज के तात्क्षणिक मान दे रखे हैं, तो परिणामी वोल्टेज का तात्क्षणिक मान पूछा है। बस आराम से बताओ, इस बार आयाम या आरएमएस मान नहीं, इस बार तो हमको साक्षात इनके वोल्टेज के तात्क्षणिक मान दे रखे हैं, मतलब इस बार हम किरचॉफ का यूज कर सकते हैं, मतलब इस बार इन तीनों के वोल्टेज को रुपए पैसे के टाइप से जोड़ सकते हैं। इस बार तात्क्षणिक मान दे रखे हैं ना, इसलिए इस बार वेक्टर डायग्राम की जरूरत नहीं है, इस बार हमको साक्षात तात्क्षणिक मान दे रखे हैं, मतलब इस बार हम सिंपली किरचॉफ का यूज कर सकते हैं, या सिंपल शब्दों में बोले तो इस बार रुपए पैसे के टाइप से जोड़ सकते हैं। तो बस बोल सकते हैं कि प्रतिरोध के वोल्टेज का तात्क्षणिक मान VR हो, इंडक्टर का VL और संधारित्र के वोल्टेज का तात्क्षणिक मान VC हो। बस
इन तीनों के क्रॉस परिणामी वोल्टेज के तात्क्षणिक मान के लिए सबको रुपए पैसे के टाइप से अब जोड़ सकते हैं। तो परिणामी वोल्टेज का तात्क्षणिक मान VR प्लस VL प्लस VC, बस परिणामी वोल्टेज का तात्क्षणिक मान कितना होगा? प्रतिरोध के वोल्टेज का तात्क्षणिक मान 12 प्लस इंडक्टर का 9 प्लस संधारित्र का -4, मतलब जोड़ेंगे तो प्लस 17 वोल्ट। और बताओ इन तीनों के एक्रॉस कुल वोल्टेज का तात्क्षणिक मान 17 है, मतलब इस स्रोत के वोल्टेज का भी तात्क्षणिक मान 17 वोल्ट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, किरचॉफ लगाते हो तब भी ऐसा ही आता है। ये बताओ अगर यहाँ से यहाँ के बीच किरचॉफ लगाना है, मतलब VA माइनस VB निकालना है, तो बस क्या करते हैं, इधर जाएंगे, प्रतिरोध से गुजरेंगे तो VR, इंडक्टर से गुजरेंगे तो LdI/dt की जगह VL, और संधारित्र से गुजरेंगे तो VC। ये तो वही किरचॉफ लगाओ या तीनों को रुपए पैसे के टाइप से जोड़ दो, उसका मतलब वही होता है, ठीक है। बस अब कंपैरेटिवली याद रखना है ना। सॉरी, ये तो बच्चे गलती करते हैं, तो आगे कंपैरेटिवली याद रखना, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। आगे कंपैरेटिवली याद रखना कि अगर तीनों के वोल्टेज के आयाम दे रखे हो या उनके भाई RMS मान दे रखे हो, तो ये ध्यान रखना ध्यान रखना कि तीनों वोल्ट सॉरी ध्यान रखना कि तीनों के वोल्टेज के आयाम क्या हो रहा है, तीनों के वोल्टेज के आयाम दे रखे हो या उसके भाई RMS मान दे रखे हो, तब तो हमको ऐसे वेक्टर डायग्राम से करना होता है। लेकिन अगर तात्क्षणिक मान दे रखे हो तो फिर हम बिंदास किरचॉफ लगा सकते हैं। तो किरचॉफ के अनुसार तीनों के वोल्टेज को रुपए पैसे के टाइप से जोड़ सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कंपेरेटिव याद रखना कि पिछले क्वेश्चन में तीनों के वोल्टेज के आयाम या आरएमएस मान दे रखे थे, तब तो हमको वेक्टर डायग्राम से करने होते हैं। लेकिन अगर हमको इन तीनों के वोल्टेज के तात्क्षणिक मान दे रखे हो, तब तो किरचॉफ का यूज कर सकते हैं, और किरचॉफ के अनुसार तब तीनों के वोल्टेज को रुपए पैसे के टाइप से जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब एक और छोटी चीज बोल रहा हूँ कि देखो, जो पिछले एग्जाम्पल थे, जो पिछले एग्जाम्पल थे उसके आधार पर कई लोग सोचते हैं कि प्रत्यावर्ती सर्किट में किरचॉफ का नियम वैलिड ही नहीं है। ध्यान रखिए, पिछले में रुपए पैसे के टाइप से नहीं जोड़ रहे थे ना, तो कई लोग ये बोलते हैं, है ना, कई लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि प्रत्यावर्ती सर्किट के लिए तो किरचॉफ के नियम वैलिड ही नहीं है। ऐसा गंदा स्टेटमेंट बोलते हैं जिससे किरचॉफ भगवान की आत्मा स्वर्ग में ही मर जाए ऐसे गंदे स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना यार, ध्यान रखना कि किरचॉफ का है ना, ध्यान रखना कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम तो हर किसी सर्किट के लिए वैलिड है, डीसी सर्किट के लिए भी वैलिड है और प्रत्यावर्ती सर्किट के लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम, ये तो ध्यान रखना तुम कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम हर सर्किट के लिए वैलिड है, मतलब प्रत्यावर्ती सर्किट के लिए भी वैलिड है और डीसी सर्किट के लिए वैलिड है। बस एक ही चीज है ना, एक ही चीज ध्यान रखना कि अगर प्रत्यावर्ती सर्किट के लिए अगर किरचॉफ का सॉरी प्रत्यावर्ती सर्किट के लिए अगर किरचॉफ का लॉ लगाएंगे तो उसमें आयाम या आरएमएस मान नहीं, उसमें वोल्टेज के तात्क्षणिक मान का यूज करना होगा। तो ध्यान रखना कि किरचॉफ का नियम एसी डीसी हर सर्किट के लिए वैलिड है। बस एक ही चीज, एक ही सावधानी रखना कि प्रत्यावर्ती सर्किट के लिए अगर किरचॉफ लॉ लगाओगे तो उसमें आयाम या आरएमएस मान नहीं, तब हमको उसमें तात्क्षणिक मान का यूज करना